it doesn't matter how many tools you have. What matters is how sharpened they are. This is a very standard dialogue, or you can say saying in the forces. आपके पास कितने हथियार हैं ये मैटर नहीं करता है, कितने कितना पहने हैं वो हथियार, कितने जो है शार्प हैं वो हथियार, ये मैटर करता है। तो आज की वीडियो भी कुछ इसी मुद्दे को लेकर है कि आखिरी के 30 दिनों में अभी तक आपने बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं, अब प्रेजेंट नॉलेज के बेसिस पर ही मैं अपनी परफॉर्मेंस को कैसे इंप्रूव कर सकता हूं और अपने 30 दिनों को, एग्जाम से पहले के 30 दिनों को कैसे प्लान कर सकता हूं, क्या क्या चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, वो आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं संदीप बंसल आपका स्वागत करता हूं टीम निष्ठा चैनल पर। शुरुआत करते हैं सेशन की। चलिए, तो सबसे पहले तो सीएपीएफ एग्जामिनेशन जो है, ये आई होप सबको पता है जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कि पेपर 1 पेपर 2, ठीक है जी। पेपर 1 जो है आपका 2 घंटे का है और ऑब्जेक्टिव टाइप है। पेपर जो 2 है वो आपका 3 घंटे का है और डिस्क्रिप्टिव टाइप है। जो पेपर 1 है उसमें आपका मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये आपके कुछ कह लीजिए सब्जेक्ट्स हैं। और पेपर 2 की बात करें तो पहला जो है आपको 4 ऐसे लिखने हैं, 2 आर्ग्यूमेंट राइटिंग, 2 रिपोर्ट राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन, देन आपका ग्रामर, ठीक है। ये है आपका 200 मार्क्स का जो पेपर 2, ठीक है जी। अब एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आप ना इस पूरे के पूरे 30 दिन के पीरियड को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, 10-10 दिन के 3 पार्ट्स में। तो 3 फेज स्ट्रेटजी जो है यहां पर आप अपना सकते हो। पहले फेज में आपको क्या करना है, कंसोलिडेट द कंसेप्ट्स एंड टारगेटेड प्रैक्टिस। देखो, एक फौज में भी जब मतलब क्रॉस कंट्री 12 किलोमीटर या जो है 16 किलोमीटर का रन है या 25 किलोमीटर का रन है, तो आखिरी का लैप ना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आखिरी के लैप तक कहा जाता है कि आपको थोड़ी एनर्जी बचा के रखनी है और आखिरी के लैप पे आपको जो है, जो बेसिक्स हैं कि ब्रेथ कंट्रोल, वो सारी चीजें इंश्योर करनी है। मतलब अब आप कहेंगे कि ये फिजिकल ट्रेनिंग की बात हो रही है या हम एग्जाम में भी कुछ ऐसी ही चीजें हैं कि बेसिक्स बेसिक्स को नहीं भूलना है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, ठीक है। तो कुछ स्टैंडर्ड टॉपिक्स हैं एग्जाम के जो बार बार पूछता है, ठीक है। मैं आज वो सारे के सारे टॉपिक्स ब्रॉडली आपको यहां पर लिखूंगा, ठीक है। कोई मिस हो जाए तो प्लीज कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख देना, सो आई विल गिव अ थम्स अप और आई विल रिप्लाई, ठीक है, कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है, मतलब या नॉट सो इंपॉर्टेंट है। खैर इंपॉर्टेंट तो कहीं से भी एग्जाम मतलब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो हम ट्रेंड एनालिसिस करते हैं तो वो पिछले 10 साल 15 साल के पेपर्स को देखते हुए करते हैं। अब देखो, सबसे पहले ना आपको जितने स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं, अमूमन अमूमन ये होता है कि बहुत ज्यादा बच्चे ना करंट अफेयर्स उनका बहुत ज्यादा फोकस होता है करंट अफेयर्स पे। पर आप ये समझ के चलो कि पेपर 1 में करंट अफेयर्स के मान लीजिए 20 क्वेश्चन है, आप 125 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। आप क्योंकि करंट अफेयर्स पढ़ना, रिवाइज करना अपने आप पे काफी समय लेता है और इंपॉर्टेंट होता है, मजा भी आता है, पर हम स्टैटिक सब्जेक्ट्स को भूल जाते हैं। स्टैटिक सब्जेक्ट्स के कंसेप्ट वही हैं, वहीं से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा, वही अर्थक्वेक, वही वॉल्केनो, ठीक है, वही मॉडर्न हिस्ट्री, वही मिडिवल हिस्ट्री, सर्टेन टॉपिक्स हैं, वही पॉलिटी, वही कॉन्स्टिट्यूशन, वही फंडामेंटल राइट्स। तो उन्हीं में से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ये मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वीडियोस में कई बार डिस्कस किया और शो किया है। मतलब अगर आप वो पूरी वीडियोस देखेंगे तो मैंने शो किया कि देखो ये क्वेश्चन पहले हमने डिस्कस किया था, ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिवाइज द स्टैटिक टॉपिक। अब सवाल आता है कहां से रिवाइज करें। देखो, मैराथन सेशंस हमने डाल रखी हैं, सो यू गो थ्रू द मैराथन सेशंस। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैराथन सेशंस मतलब भी देख सकते हैं, और उसका दूसरा तरीका है जहां से भी आपने पढ़ा है, जिस भी मटेरियल से, जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से आपने पढ़ा है, उनके नोट्स को कोशिश करिए कि मतलब जो आपने, अगर बेस्ट है अगर आपने अपने नोट्स बना रखे हैं, ठीक है, तो उनको पढ़िए। टीम निष्ठा कोर्सेज पे अगर आप देखेंगे, टीम निष्ठा ऐप पर जाएंगे तो हमने हर बैच में हर सब्जेक्ट का शॉर्ट वीडियोस बना रखा है। कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं, उनका शॉर्ट वीडियोस भी हम बहुत जल्दी जो है उसको मैं अपलोड कर देंगे। तो हर चैप्टर जो कि 1.5 घंटे में, सवा घंटे में डिस्कस किया, उसका 15 मिनट में हमने शॉर्ट रिवीजन वीडियो डाल रखा है, ठीक है। उससे क्या होगा, आपने वो पूरा टॉपिक दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में आपने इसको पढ़ लिया, ठीक है। वैसे ही हमने मैराथन सेशन भी डाल रखा है, जैसे मैंने आपको कहा
कि आप उसकी समरी जो है जरूर पढ़ लीजिए, उसका नोट्स कंसाइज पढ़ लीजिए, ठीक है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, ये आपके क्या है, स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स भी फर्दर कौन से इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करेंगे। शॉर्ट नोट्स, माइंड मैप्स। देखो एक चीज और, कुछ चीजें ना फैक्ट्स होंगी, करंट अफेयर्स में बहुत सारे फैक्ट्स होंगे, हिस्ट्री में बहुत सारे फैक्ट्स होंगे। इसको लेकर मैंने ट्रिक्स, एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है ट्रिक्स को लेकर, तो उनको जाकर देख लो। देखो ट्रिक्स बनानी इसलिए इंपॉर्टेंट होती है, मैंने चीजें समझ ली, ठीक है। समझने के बाद अब क्वेश्चन जो है फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अब उसका मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, वो मेरे को याद है या नहीं है ठीक है। ये हो सकता है मैं एलिमिनेट कर दूं, अच्छा ये नहीं था, वो तो टेक्निक यूपीएससी एग्जाम में आप ये मान के चलो कि मैक्सिमम क्वेश्चन आप एलिमिनेशन से ही सॉल्व कर रहे होते हैं, बट माइंड मैप बनने बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आप मेरे से अगर पूछेंगे एंशिएंट हिस्ट्री को 10 मिनट में रिवाइज करा दो, मैं 10 मिनट में भी रिवाइज करा सकता हूं उसका। 10 मिनट में रिवाइज का ये नहीं है कि मैं सारे फैक्ट्स डिस्कस करूंगा, मैं आपको पूरी क्रोनोलॉजी समझा दूंगा कि ये था, फिर ये था, फिर ये था, इसमें ये चीजें हुई, ये बदलाव हुए। तो अगर आपको वो भी याद हो गया ना, क्रोनोलॉजी भी याद होगी, तो हो सकता है एक दो क्वेश्चन आपके उसी से ठीक हो जाए। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हर चीज के लिए अलग अलग माइंड मैप्स हो सकते हैं, ठीक है। किसी के लिए ट्रिक्स हो सकती हैं, किसी के लिए कोई शॉर्ट स्टोरी हो सकती है, हिस्ट्री के केस में क्रोनोलॉजी हो सकती है, ठीक है। अगर आप मान लीजिए इंपॉर्टेंट ब्रिटिश लेजिस्लेशंस पढ़ रहे हैं, तो उसमें आप अगर रट्टा मार रहे हैं कि जी रेगुलेटिंग एक्ट में ये होता था, पिट्स इंडिया एक्ट में ये है, चार्टर एक्ट में ये है, 1813 में, 1833, 1853 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1862, फिर इंडियन 92, ठीक है जी, फिर मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स, फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब इन सब में अगर आप अभी मेरे से पूछेंगे, सो आई विल गिव यू ब्रीफ आइडिया कि पहले क्या, देखो आपको अगर आप उसमें कंसेप्ट्स को, पॉइंट्स को रट्टा मार रहे हो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको यह समझना है कि एक ब्रिटिशर्स आए, उनको होल्ड करना है एक बहुत बड़ी टेरिटरी को, समझ रहे हो। कोई मोबाइल फोन नहीं है, कुछ नहीं है, कोई हवाई जहाज नहीं है, इतनी बड़ी टेरिटरी को एक्चुअली फिजिकली कंट्रोल करना है। सो हाउ विल दे डू इट, ठीक है। सो कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद सब कुछ यूज करेंगे, वो लॉज को यूज करेंगे, पॉलिसीज लेकर आएंगे ऐसी जिससे उनका कंट्रोल बना रहे, रेवेन्यू जनरेट करें। सो उस कंटेक्स्ट में अगर आप समझेंगे, एक मतलब कितने थर्ड पर्सपेक्टिव से क्या हुआ होगा, एक ऐसे समझो मूवी चल रही है कि कैसे उन्होंने कंट्रोल किया होगा, क्या मतलब क्या पॉलिसीज लाए होंगे, ठीक है। अच्छा ब्रिटेन में क्या चला, मैं टॉपिक डिस्कस नहीं कर रहा हूं यहां पे, कहां चले गए हम। द आइडिया वॉज कि स्टोरी, माइंड मैप, ठीक है। अब आप कहेंगे अच्छा 30 दिन में माइंड मैप कैसे बनेगा, जो रिवीजन आप करोगे तो उसमें कुछ ना कुछ उसके पॉइंट्स, फाइनल पॉइंट्स देखने की कोशिश करो, ठीक है जी। सो प्रैक्टिस डेली एमसीक्यूज फ्रॉम पीवाईक्यूज एंड मॉक टेस्ट एंड एनसीईआरटी क्विज, जिसमें हमने चैप्टर वाइज क्विजेस डाले। मैं बार बार उस चीज की मतलब इंपॉर्टेंस बता रहा हूं आपको क्वेश्चंस करने की। इस मतलब आप ये मान के चलो कि अगर मेरे को पूरे इस सेशन को, जैसे आजकल रील फॉर्मेट में सारी चीजें चल रही हैं, अगर मेरे को 5 सेकंड में बात कहनी है तो वो है प्रैक्टिस, 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 ठीक है। जितना आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, आपने बहुत चीजें पढ़ ली हैं, ठीक है। प्रैक्टिस का समय आ चुका है, पहले ही आ चुका था वैसे तो, बट अब तो हाई टाइम है। अगर आपने अभी तक भी प्रैक्टिस नहीं की है, सो इट्स हाई टाइम कि आप प्रैक्टिस करना शुरू करें, क्योंकि इसके बाद फिर पेपर में क्या होगा, आप कहोगे कि यार मैंने पढ़ा तो था, मैंने बहुत पढ़ाई करी थी, पर मेरे क्वेश्चन नहीं हुए, मैं गलतियां बहुत कराया, मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव मार्किंग कराया। तो ये सारी कहानियां आप अपने आप को बता रहे होंगे, जस्टिफाई कर रहे होंगे। फिर वो वाली बात है कि कोई सुनने वाला नहीं है, फिर आप मतलब वो उसको लेकर जितनी मर्जी कहानियां बनाते रहो, ठीक है। ओके, रिवाइज जीएस टॉपिक्स विद एमसीक्यूज, स्पेशली मैं हमेशा बोलता हूं इस टाइम पे समय आ चुका है रिवर्स इंजीनियरिंग का, ठीक है। रिवर्स इंजीनियरिंग का, रिवर्स इंजीनियरिंग क्या है कि आप पढ़ के फिर क्वेश्चन मत करो, क्वेश्चन से फिर पढ़ाई करो। पहले क्वेश्चन करो, फिर आपको लगता है ये टॉपिक मेरा वीक है या मैंने नहीं पढ़ा है, फिर उस टॉपिक को जाके पढ़ लो। सीधा गूगल करो, एआई करो, चैट जीपीटी करो, या जो आपके नोट्स है वहां से पढ़ो। चैट जीपीटी पे ध्यान रखना, चैट जीपीटी पे फैक्ट्स बहुत गलत देता है, ठीक है। ये प्लीज मेरी तरफ से एक वो है, मतलब बहुत बहुत गड़बड़ कर देता है वो, ठीक है। अगर आपने उसको क्रॉस चेक नहीं किया तो वो मतलब बिल्कुल बहुत बेसिक फैक्ट्स भी गलत देता है, ठीक है। तो प्लीज उसको गूगल से या जो भी ऑथेंटिक सोर्सेज हैं उनसे जरूर देखें। अच्छा 1 से 2 घंटे करंट अफेयर्स को जरूर दो,
अच्छा, हमने करंट अफेयर्स को लेकर क्या किया है, मंथली करंट अफेयर क्विज डिस्कस किए हैं। इवन जो हमने मंथली हर दिन ना हम टेलीग्राम चैनल पर, जो हमारा टीम निष्ठा का है और जो हमारा व्हाट्सएप का चैनल भी है टीम निष्ठा का, यूट्यूब चैनल भी है, तो उस पर हम रोज की 10-11 न्यूज डालते हैं जो इंपॉर्टेंट न्यूज हैं, बिल्कुल ब्रीफ में, और उसके ब्रीफ पॉइंट्स। ठीक है, तो 2 to 3 मिनट रीड करके हम उसको डालते हैं कि 2 से 3 मिनट में आप 10 के 10 न्यूज पढ़ सकते हो। तो वो उसकी भी हमने कंपाइलेशन बना ली है पूरी। ठीक है, तो सही बता रहा हूं, वो इतनी अच्छी कंपाइलेशन बनी है, आई हैव रेड दैट कंपाइलेशन। अगर आप उसको पढ़ के चले जाते हो, आपको सीधा सीधा क्वेश्चन मिलेंगे, दिट्स माय प्रॉमिस। ठीक है, तो यू कैन मार्क माय वर्ड्स, आई विल शो यू द क्वेश्चंस बीइंग कमिंग फ्रॉम दैट पीडीएफ। क्योंकि आप सोचो कि एक दिन के 10 न्यूज, महीने की लगभग 300 न्यूज, 6 महीने की लगभग कितनी होगी यार, 1800, मतलब है ना, 1800 न्यूज हो गई। यस, ठीक है, तो उतनी अगर आप न्यूज एक बार देख लोगे ना, तो काफी सारी चीजें हैं, क्योंकि वो सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। होता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया ना, हमारा ध्यान बहुत ज्यादा जो नॉन रिक्वायर्ड न्यूज हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, उस पे ले जाता है, तो वो जरूरी नहीं है। ठीक है, चलो, टारगेट एरियाज, मैथ्स रीजनिंग। देखो, मैथ्स रीजनिंग के लिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली जो मेरी मैराथन सीरीज है उसको जाकर देखोगे, कुछ टॉपिक बार बार रिपीट कर रहा है, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, पाइप सिस्टम्स। ठीक है, वो रेलवे के दो गाड़ियां, रेलगाड़ियां जा रही हैं सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, इतने स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है। एक आध फंक्शन वाला क्वेश्चन पूछ लेता है, उसमें मैंने हमेशा बोला एक्स को 0 या एक्स को 1 मान के चलो। तो स्टैंडर्ड ट्रिक्स हैं। जिनको मैथ्स नहीं आता, प्लीज प्रैक्टिस कर लो, अभी भी प्रैक्टिस कर लो, रोज का 1 घंटा दे लो। अगर आप बहुत कमजोर हो मैथ्स में और नहीं हो तो मतलब डिपेंडिंग अपॉन के आपका मैथ्स का क्या लेवल है। ठीक है, वो आप, बट दिस इज एरिया विच यू कैन नॉट इग्नोर। पॉलिटी में देयर आर सर्टन एरियाज विच आर कमिंग अगेन एंड अगेन। फंडामेंटल राइट्स है जी, डीपीएसपी है, पार्लियामेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में अच्छी खासी आ गई भाई, इलेक्शन कमीशन भी आ गया, यूपीएससी भी आ गया, सीएजी भी आ गया, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल आ गया, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। ठीक है, तो अच्छी खासी लिस्ट है, उसके भी मैंने सेशंस डाल रखे हैं, मैराथन सेशन में भी आपको मिल जाएगा। तो उनको जाकर जरूर पढ़ लो, मतलब उसके निटिग्रिटीज कि भाई रिटायरमेंट एज क्या है, ठीक है, टेन्योर कितना हो सकता है, रिमूवल प्रोसेस कैसे है। रिमूवल प्रोसेस तो बहुत ही स्टैंडर्ड पूछा जाता है आपका। इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या हैं। ठीक है, उसके बाद आपका लोकल बॉडीज, ठीक है, ये आपका म्युनिसिपैलिटीज, पंचायत म्युनिसिपैलिटीज वाला जो टॉपिक है वो भी आपका पूछा जाता है। इकोनॉमी की बात करें तो बजट, सबसे पहले तो बजट इंपॉर्टेंट है जी। जो इस साल का बजट था, इस साल के बजट की मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाई थी, आई थिंक 1 सवा घंटे की वीडियो है, इंपॉर्टेंट सारी उसमें डिस्कस है। आप सिंपली सर्च करोगे बजट हाईलाइट्स 2025, तो आपको गवर्नमेंट का एक डॉक्यूमेंट भी मिल जाएगा, जो कि बहुत ही एक स्टैंडर्ड सा डॉक्यूमेंट है, वो जरूर पढ़ लो। ठीक है, मस्ट है, मतलब दैट इज मस्ट रीड, क्योंकि उसमें से सीधा सीधा एक क्वेश्चन है कि रूपी कम्स फ्रॉम, ठीक है, कहां कहां से एक, अगर हम मानते हैं कि पूरी इकोनॉमी में 1 रुपया है, तो कहां कहां से कितने कितने परसेंटेज आता है, मतलब जीएसटी से इतने परसेंटेज। अब ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग, सबसे कम किस में है, सबसे ज्यादा किस में है। फिर आपका रूपी गोज टू, कहां किस में जाता है पैसा। ठीक है, कौन कौन सी गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंट पॉलिसीज हैं, वो सारी उसमें आपको मिल जाएंगी। तो सीधा सीधा क्वेश्चन बजट डॉक्यूमेंट में से आपको पूछे जाते हैं, तो बजट पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, बजट हाइलाइट्स हैं, उनको 2-3 बार पढ़ लो। और मैंने एक इकोनॉमिक सर्वे की भी एक पूरी वो बनाई है, एक शॉर्ट नोट्स बनाए थे। ठीक है, प्लीज उसको भी जाकर आप पढ़ सकते हो, उसको भी मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया है, मैं दोबारा शेयर करूंगा। ठीक है, और अच्छा, ये सारा ना फ्री मटेरियल जो है, ये टीम निष्ठा ऐप पर आप जाओगे, डाउनलोड करोगे गूगल प्ले स्टोर से, तो वहां पर हमने फ्री मटेरियल्स में डाल रखे हैं बहुत सारा मटेरियल। ठीक है, तो वहां पे जाकर आपको ये सारा कुछ मिल जाएगा एक बार में। ओके, इन्फ्लेशन, अब ये बहुत ही स्टैंडर्ड टॉपिक है, इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट। ये 3 टॉपिक इकोनॉमी के, अगर आप पिछले 10 साल के पेपर देखोगे, बार बार पूछता है। ठीक है, बहुत ही स्टैंडर्ड टॉपिक है। और उसके अलावा बैंकिंग के जो बेसिक्स हैं, ठीक है जी, अब बैंकिंग के बेसिक्स में बहुत सारी चीजें आती हैं, एसएलआर, सीआरआर। ठीक है, इससे बढ़ाने से, कम होने से क्या चीजें होती हैं, मनी सप्लाई, ठीक है, ये सारी चीजें। उसके अलावा डिमांड एंड सप्लाई, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। अब आप कहोगे इकॉनमी लगभग सारा ही हो गया, बट ये इंपॉर्टेंट है
और इतना ज्यादा टफ नहीं है जितना दिमाग में हुआ बैठा हुआ है। अच्छा, ये जो पहले के 10 दिन है ना, इन पहले 10 दिनों में आप कुछ टॉपिक्स पढ़ सकते हो। अभी अभी भी टाइम है कि अगर मान लो कुछ फ्रेश चीज पढ़ना चाहते हो आप, आपको लगता है कि यार ये मैंने उतना डिटेल में नहीं पढ़ा या मैंने पढ़ा ही नहीं है, उसको भी आप पढ़ सकते हो अभी। मतलब आप ये समझ लो कि एक सब्जेक्ट को आपको 2 या 3 दिन देने हैं, 3 दिन में एक बार सारे वीडियोस देख लो, ठीक है। मतलब ये एक तरीका हो सकता है आपका पहले 10 दिन का, ठीक है। ओके, ज्योग्राफी में अर्थक्वेक्स, वॉल्केनोज, ओशियन करंट्स, अब इस पे बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन हर बार लगभग पूछा जाता है। क्लाइमेटिक जोन्स जो हो गए, ठीक है, वर्ल्ड क्लाइमेटिक जोन्स, इंडियन फिजियोग्राफी, रिवर्स, ये कुछ स्टैंडर्ड टॉपिक्स हैं। सॉइल वेजिटेशन, ठीक है, उस पर भी आपका क्वेश्चन रहता है। इसके अलावा जो मैप बेस्ड क्वेश्चन है, ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग में होना चाहिए कि अच्छा नमामि, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अच्छा ये 3 स्टेट्स हैं, अच्छा त्रिपुरा 3 साइड से घिरा हुआ, अच्छा मेघालय, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट का ज्यादा पूछेगा क्योंकि नॉर्थ ईस्ट पे कम फोकस होता है। फिर साउथ रिवर्स कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो ये आपके स्टैंडर्ड हैं, उसमें फिजियोग्राफी में भी ये सारी चीजें आ गई। साइंस में बहुत ही स्टैंडर्ड 9th और 10th की साइंस, एवरीडे साइंस, बहुत ज्यादा टफ नहीं पूछ, मतलब कुछ क्वेश्चन खैर टफ भी पूछने लगा आजकल, ये कहना गलत हो जाएगा कि टफ नहीं पूछता है, पर 9th 10th की साइंस, ठीक है, 9th और 10th की साइंस जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके आप ये कर सकते हो कि 9th 10th के जाके क्वेश्चंस कर लो, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस कर लो एनसीईआरटी क्विज से, तो आपको एक ना पूरे के पूरे लगभग 25 चैप्टर हैं, 25 चैप्टर के सारे क्वेश्चन रिवाइज हो जाएंगे आपके, ठीक है। और हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, देखो हिस्ट्री में ना ऐसे समझो, पहले एंशिएंट हिस्ट्री करते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, फिर आप आ जाओ कि आपका महाजनपद इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। वैदिक, लेटर वैदिक एज में इंपॉर्टेंट टर्म्स बस, ठीक है। उसके बाद आपका बुद्धिज्म जैनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मौर्यस, फिर आपका गुप्तास, ये हो गया एंशिएंट, मतलब ये है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनमें से पूछा जाएगा, बट दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपका एंशिएंट हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। अच्छा, एक ना एक चीज और समझना, मेडिएवल हिस्ट्री में आते हैं। मेडिएवल हिस्ट्री में भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट, ठीक है। फिर आपका विजयनगर एम्पायर, चोल एम्पायर, चोला साउथ में, हाँ चोला एम्पायर या चोल एम्पायर भी हम कहते हैं उसको, अहोम्स, ठीक है, असम में अहोम्स। अहोम्स पे तो ऐसा हो रहा है कि पिछले कुछ सालों से लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है। अब आप ना ये प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है उसका क्या व्यू पॉइंट है, थोड़ा उसके अकॉर्डिंग भी समझ सकते हो, ठीक है। असम में अहोम्स थे, उन्होंने मुगलों को हराया, माइटी मुगल्स को, तो कहीं ना कहीं अहोम्स के बारे में लोगों को पता ही नहीं है कि अहोम्स जैसे 600 साल रूल किया उन्होंने पूरे असम में, तो उनके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी होनी चाहिए। उन पे बहुत ज्यादा स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ रहा है। शिवाजी महाराज पे, मराठा एम्पायर पे लगभग हर साल क्वेश्चन पूछ रहा है। विजयनगर एम्पायर पे लगभग हर साल क्वेश्चन पूछ रहा है। तो वो देखो, मिडेवल हिस्ट्री में जनरली ये कहा भी जाता है कि भाई सारा फोकस ना दिल्ली पे है, दिल्ली की हिस्ट्री लिखी गई है हमेशा, दिल्ली इज नॉट इंडिया, ओनली दिल्ली इज नॉट इंडिया। मतलब ये थोड़ा करेक्ट स्टेटमेंट होगा कि दिल्ली में जो सल्तनत थी या दिल्ली में जो डायनेस्टीज थी उन पे फोकस किया गया हमेशा से। भाई पूरा इंडिया सब कॉन्टिनेंट बहुत बड़ा था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में महाराष्ट्र में कौन था, साउथ में कौन था, तमिलनाडु में कौन था, नॉर्थ ईस्ट में असम में कौन था, तो उन डायनेस्टीज के बारे में भी पूछ रहा है। कश्मीर में हमें जो है हिंदू डायनेस्टीज रही हैं लगभग 700 साल, बड़े बड़े जो कश्मीर में आज शहर देखते हैं, तो ये कारकोटा डायनेस्टी थी, ठीक है, लोहार डायनेस्टी, ये कुछ पूछ रहा है आपका। तो आपको ना थोड़ा, मतलब ऐसा नहीं है कि अब आप उसके डिटेल में जाके पढ़ो, अगर आप बेसिक्स भी पढ़ लोगे ना उस इन डायनेस्टीज के बारे में, तो वो उस टॉपिक से रिलेटेड आप क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो इट इज नॉट कि आपको सारी चीजें पढ़नी है, आपको थोड़ा सा ये देखना है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट क्या चाह रही है, ठीक है। अब आप कहोगे अच्छा यूपीएससी क्या प्रेजेंट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, नहीं, मतलब इट्स अ इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, बट कहीं ना कहीं एक इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। अब इस चीज को हम पॉलिटिकली उस पर नहीं जाएंगे, बट आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। करंट अफेयर्स में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, करंट अफेयर्स के लिए जो मंथली करंट अफेयर क्विज वाली वीडियोस है उनको जरूर देख लो, क्योंकि उसमें हमने बहुत ही तरीके से 120 क्वेश्चंस क्रिएट किए हैं। फिर हमने मंथली कंपाइलेशन भी कर दी है न्यूज की, वो भी जाके पढ़ लो, उतना मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप करंट अफेयर के क्वेश्चन देखोगे ना,
देखो हमने जो वीडियोस लेकर आए हैं उसमें हमने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। वो थोड़ा सा हमारा मोटो ये होता है कि एक न्यूज में ना वो पूरी न्यूज कवर हो जाए, मतलब एक क्वेश्चन में पूरी न्यूज कवर हो जाए। पर आप यूपीएससी सीएपीएफ का या सीडीएस का पेपर देखोगे ना, तो उसमें करंट अफेयर्स के बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछता है, ज्यादातर वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं। तो आपको, अगर आप वो सारा चीजें पढ़ लोगे, वो एक अपने आप में एक बहुत इन डेप्थ डॉक्यूमेंट है। वो भी फ्री में मैंने अवेलेबल करा रखा है, आप टीम निष्ठा ऐप पर जाइए, फ्री मटेरियल मिल जाएगा। पर वो ना आपका करंट अफेयर जितना रिक्वायर्ड है उतना आप कर देगा, 1 से 2 घंटे आप उसको दीजिए। वो इसलिए भी जरूरी है कि उसमें से बहुत सारा मटेरियल ना आप पेपर 2 के लिए आपका रेडी होगा, कहते ना मसाला रेडी होगा, इंग्रेडिएंट्स रेडी होंगे पेपर 2 के लिए, एसए के लिए, आर्गुमेंट राइटिंग के लिए, रिपोर्ट राइटिंग के लिए। ठीक है, तो वो जो 140 नंबर का पेपर है उसका जो मसाला है, उसका जो इंग्रेडिएंट है, वो आपका करंट अफेयर से ही मेनली रेडी होने वाला है, मेनली। ठीक है, ओके। इन्वायरमेंट इकोलॉजी, अब देखो पेपर 2 की बात करोगे तो उसमें इन्वायरमेंट इकोलॉजी के भी टॉपिक्स अब जो है पूछने लगा है। एक ऐसे आपका इन्वायरमेंट इकोलॉजी से भी आने लगा है मोटा मोटा। और इन्वायरमेंट इकोलॉजी के क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो ज्यादा फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर 1 में। ठीक है, बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल नहीं, अगर पूछा भी जाएगा तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी बेस्ड करंट अफेयर ही पूछा जाएगा। ओके, अच्छा, अब फेज 2 में क्या करना है, अगले 10 दिन में क्या करना है आपको? मॉक टेस्ट। देखो कोशिश करो हर दिन ना, हर 2 दिन में एक मॉक टेस्ट दे लो, तो 10 दिन में 5 मॉक टेस्ट हो गए आपके। ठीक है, अब ये जो मॉक टेस्ट हैं, कई बार बच्चे पूछते हैं, जैसे हमने एनसीईआरटी क्विज पे 3 मॉक टेस्ट डाल रखे हैं, तो मैं उनको बोलता हूं भाई सीडीएस वाले करो, तो कह रहे हैं सीडीएस वाले सब भाई वही लगभग वही लेवल है। ठीक है, तो वो उससे आपकी प्रैक्टिस होगी। या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूरा मॉक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मॉक मैं जनरली इसलिए एडवाइज नहीं करता, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपने अभी ये जो वीडियोस हम डिस्कस कर रहे हैं, मैराथन सेशंस देख रखे होंगे, तो वो क्वेश्चन रिपीट होंगे, तो फिर आपको चैलेंज फील नहीं होगा। आपने वो क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, आपको आंसर पहले से पता है, या पहले से उस टॉपिक के बारे में आपको पता है कि अच्छा ये आंसर होगा इसका। नए क्वेश्चंस, ठीक है, थोड़ा मॉक टेस्ट। अच्छा, कोशिश ये करो, एक एक चीज और करो। ठीक है, अगर मान लो सपोज आप मॉक टेस्ट कर रहे हो, 1 2 3 चीजें, एग्जाम सिमुलेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जाम सिमुलेशन कैसे जरूरी है? जैसे कि आपका जो इन्वायरमेंट है, अभी देखो गर्मियों का समय चल रहा है, लगभग लगभग पूरे इंडिया में गर्मी ही है, जहां कहीं पे भी हो आप इंडिया में, ह्यूमिडिटी वाली गर्मी है। तो कोशिश करनी है, अगर आप लाइब्रेरी में बैठ के, जहां एसी वेसी चल रहा है, वहां पे बैठ के टेस्ट कर रहे हो, मत करो। कोशिश करो कि बकायदा जहां पंखा हो सिर्फ, क्योंकि जहां एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे वहां कोई एसी नहीं मिलने वाला आपको, वहां पंखा मिलने वाला है। अच्छा, एक और चीज साइकोलॉजी ये भी कहती है कि भाई जिन कपड़ों में जल्दी आप जाते हो एग्जाम देने, उन्हीं कपड़ों में बैठ के करो और उसी टाइम पे करो। सुबह पेपर 1 10 से 12 है, तो 10 से 12 बैठ के करो। ठीक है, आपका माइंड उस टाइम के लिए ट्यून होना चाहिए, अपने आप को वो सारी कंडीशंस भी दो साथ में। ठीक है, मतलब इफ पॉसिबल, ठीक है, ये सारी कंडीशंस दो के टेबल पे, चेयर पे बैठो। ठीक है, और पंखा हो, एसी वेसी ना हो, या कूलर, जो भी मतलब आपके पास एक्स्ट्रा फैसिलिटीज हैं जो पेपर हॉल में नहीं मिलेंगी। पानी की बॉटल साथ में रखो, 2 घंटे का समय दो, प्रॉपर 2 घंटे का समय। अगर आप कहते हो कि जी मेरे पास OMR शीट नहीं है गोले भरने की, तो अपने लिए समय 120 मिनट नहीं देना है, फिर अपने लिए समय 100 मिनट या 105 मिनट देना है। 15 मिनट गोले भरने का भी लगा लो, क्योंकि जो सर्कल्स भरोगे, फिर वो रोल नंबर के लिए भी आते हैं कि रोल नंबर भरना है जी, उसमें OMR शीट भरनी है, वो सारा जो टाइम आपका वेस्ट होता है उसको माइनस करके चलो, तो आपको सही मायने में पता लगेगा। तो वो कई सारी चीजें हैं, आपकी बॉडी अट्यून हो रही है, ठीक है, उस कंडीशंस के लिए, प्लस जो है आपको टाइम मैनेजमेंट पता लग रहा है कि किस टॉपिक में मैं ज्यादा टाइम ले रहा हूं, ये सारी चीजें करनी है। देखो होता क्या है ना, हमें लगता है कि मैं जितना ज्यादा पढ़ के जाऊंगा मेरी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी होगी। नहीं, ऐसा नहीं है, ट्रस्ट मी। ठीक है, बहुत लोग होंगे जिनकी तैयारी लगभग सेम लेवल पे होगी, पर उनकी एग्जाम की परफॉर्मेंस अलग होती है, क्योंकि एग्जाम के लिए आपने कितना तैयार किया है यह भी मैटर करता है। आपने अपने आप को उस कंडीशन में कितनी बार डाला है। पहली बार डालेंगे तो शरीर, कहते हैं ना, शरीर दिमाग आपका बहुत उसको रेजिस्ट करेगा।
ठीक है, बेसिक ट्रेनिंग में बहुत होता है। पहले 2 महीने कहा जाता है बेसिक ट्रेनिंग के सबसे मुश्किल होते हैं, और आखिरी के 2 महीने सबसे मजेदार होते हैं, क्योंकि पहले 2 महीने आपकी बॉडी ट्यून नहीं होती। वैसे ही है, पहले 2 मॉक टेस्ट दोगे तो बॉडी छटपटाएगी, मतलब मुश्किल लगेगा, स्कोर भी कम आएगा, पर उससे घबराना नहीं है। उससे एकदम, बहुत बच्चे एक एक टेस्ट मॉक टेस्ट किया, मेरे को फोन कर रहे हैं, सर हमारा तो मार्क्स ही नहीं आ रहे, हम तो, आपने कहा था 140 टारगेट करना है, हमारे तो 95 नंबर बन रहे हैं, 100 नंबर बन रहे हैं, हमारा तो होगा ही नहीं। तो मैंने कहा भाई साहब आपने एक मॉक टेस्ट दिया है, और वो मॉक टेस्ट कैसा था ये भी तो देखो, वो टफ था, इजी था, कैसा था वो मॉक टेस्ट। ठीक है, सो तो इसमें परफॉर्मेंस को भी एनालाइज करो, एक्यूरेसी कितनी है, कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने क्वेश्चन गलत हैं, जो सही हैं क्या वो मेरे सही सही कारण से सही हैं। ऐसा तो नहीं कि मतलब मैंने क्वेश्चन तो मेरा सही हो गया पर मैंने लॉजिक गलत लगाया था, ये भी ज्यादा काफी इंपॉर्टेंट है। सिली मिस्टेक्स, देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बार आपको खुद ने भी, आपने एग्जाम हो सकता है दिया हो पहले, और हमेशा ये बच्चों का एक वो रहता है, सर मैंने क्वेश्चन तो बहुत अच्छे किए थे पर मेरे ना नेगेटिव मार्किंग हो गई। मैंने जैसे लास्ट ईयर मान लो कट ऑफ 97 98 जो भी गई थी, ठीक है, तो सर मैंने 54 क्वेश्चन ठीक थे, नेट 54 क्वेश्चन करेक्ट थे, पर 30 क्वेश्चन गलत हो गए। 30 क्वेश्चन गलत हो गए तो 1/3, 10 क्वेश्चन, तो कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका -10 क्वेश्चन कर लो उसमें से, 54 में से, तो 44 क्वेश्चन नेट करेक्ट हुए, तो 88 मार्क्स बने। कि सर अगर मैंने नेगेटिव मार्किंग 5 ही की होती तो मेरे जो है मतलब 15 क्वेश्चन ही गलत किए होते तो मेरा हो जाता। ये सारी कहानी ना, यही आपको जो ये मॉक टेस्ट है यही बताएगा, यही आपको बताएगा कि वो 30 क्वेश्चन कौन से हैं, कि पेपर में मेरे को उनमें से कौन से क्वेश्चन है जो छोड़ देने हैं, जो मैंने कर दिए थे कि यार शायद हो जाए, क्योंकि मेरे स्टेक्स हाई नहीं है। ठीक है, मॉक टेस्ट देते वक्त आपके स्टेक्स हाई नहीं है, वो आपका सिलेक्शन तय नहीं कर रहा है, तो आप उसको गोला मार देते हो, आपको लग रहा है यार नहीं यार मेरे को पता नहीं था, इसको अवॉइड करना है, या ये टॉपिक मेरे को दोबारा पढ़ना है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंप्रूव वीक एरियाज, रॉन्ग क्वेश्चंस फ्रॉम द मॉक एंड लर्न देयर कंसेप्ट। देखो आज के टाइम पे ना कंसेप्ट को समझना ऐसा नहीं है कि आपको उसको लेकर पूरी बुक पढ़नी है, बस एक ब्रॉडली देख लो क्या पूछा है, उसका फर्दर पॉइंट्स क्या हैं, आपको पता है, नॉलेज मतलब टॉपिक पता है, नॉलेज है, थोड़ा सा उस पर्टिकुलर चीज के बारे में जो आपकी गलत हुई वो पढ़ लो। फॉर एग्जाम्पल आपसे इन्वायरमेंट इकोलॉजी का क्वेश्चन है, बायोडाइवर्सिटी का क्वेश्चन है, उसमें बायोडाइवर्सिटी के क्वेश्चन में कुछ अलग एक कंसेप्ट आ गया, वो आपको नहीं पता था, तो ऐसा नहीं आप पूरा इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं, बस वो टॉपिक देख लो, वो स्पेसिफिक कंसेप्ट देख लो। ठीक है, सो रिवाइज करंट अफेयर्स विद मंथली कंपाइलेशन, ठीक है, प्रैक्टिस ऐसे राइटिंग कॉम्प्रीहेंशन, तो ये जरूर करना है। ठीक है, कोशिश, मैं आखिरी के जो तीसरा फेज है उस पर भी आऊंगा, ऐसे राइटिंग और कॉम्प्रीहेंशन, प्रेसी राइटिंग, ये रेगुलर बेसिस पे चलना चाहिए। जस्ट थिंक ऑफ इट कि आपका एक डिस्टेंट कजन है, आप 2025 में नहीं 1975 में हो, कोई मोबाइल फोन नहीं है, ठीक है, मतलब है तो बहुत लिमिटेड लोगों के पास है, एक आम जनता के पास नहीं था, तो आप चिट्ठी लिख के संवाद कर रहे हो, चिट्ठी लिख रहे हो किसी टॉपिक के बारे में, उसको समझा रहे हो, डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, इंडिया एट 75, ठीक है, कि कैसा होगा भारत, मेरी कल्पना कैसी है भारत की। ठीक है, तो आप एक 300 शब्द में एक चिट्ठी लिख रहे हो, ऐसे ऐसे लिखो, ठीक है, इस सोच से लिखो। that is very very important. Focuses on testing your knowledge, analyzing your performance and improving your weak areas. थर्ड फेज में कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, कुछ भी मतलब कुछ भी, आखिरी के 10 दिन में रिवाइज एंड रिवाइज एंड रिवाइज। अच्छा, कई एक स्टूडेंट ने मैंने बताया कि रिवाइज करो, फिर उसने खुद ही कहा कि सर अच्छा मतलब रट्टा मार ले। यार मैंने ये नहीं कहा है कि रट्टा मारना है, इंपॉर्टेंट ये है कि रिवाइज करने का मतलब ये है कि देखो 2 तरीके हैं, जब मैं किसी चीज को बार बार पढ़ता हूं ना, वो एक लेवल पे ना बोरियत वाले लेवल पे पहुंच जाता है, आप बोर हो जाते हो, क्या यार वही सेम चीज बार बार। जो एक्सीलेंस है ना, जो किसी भी सब्जेक्ट में, टॉपिक में, एग्जाम में, वो एक बोरियत वाला लेवल क्रॉस जरूर करता है। कोई भी बंदा जिसने बहुत अच्छा अचीव किया ना, आप उससे जाके पूछो तो आपको जरूर बताएगा हाँ यार एक टाइम पे तो बोरियत लगने लगी कि यार वही चीज बार 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 बार। पर वो जो फिनेस है वो तभी आती है जब आप वो बोरियत वाला लेवल क्रॉस करते हो।
तो अगर आपको लग रहा है यार मैं वो दोबारा से कैसे पढ़ूं, नई चीज पढ़ लेता हूं, अंदर से ना वो अंदर से आवाज आती है, नहीं यार ये तो पढ़ ही रखा है कुछ, अरे मेरे एक दोस्त ने बताया था ये नोट्स हैं यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मत आना उस टेम्पटेशन में। मैं बता रहा हूं ये टेम्पटेशन सबको होती है, मैंने भी एग्जाम दिया है, मुझे भी हुई है। पर आप एग्जाम देने के बाद आपको ये समझ आता है यार वो टेम्पटेशन खामा खा की बेकार टेम्पटेशन थी। आपको 125 के 125 क्वेश्चन नहीं करके आने हैं, आपको 65-70 क्वेश्चन नेट करेक्ट करने हैं अगर ठीक लेवल का पेपर आता है। तो अगर वो नया मटेरियल पढ़ के आपके 2 क्वेश्चन ठीक हो भी जाते, कोई मैटर नहीं कर रहा, ठीक है, वो नहीं नहीं वो तो बहुत अच्छा मटेरियल था, 5 क्वेश्चन आ गए तो भी मैटर नहीं करता यार, आप समझ लो। ठीक है, आपने जो पढ़ा है 100 105 क्वेश्चन 110 क्वेश्चन की जो तैयारी की है वो कंसोलिडेट हुई या नहीं। ठीक है, चलिए, सो क्विक रिवीजन ऑफ ऑल नोट्स। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके नोट जहां से भी पढ़ा है, जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ा है, जिस भी वेबसाइट से, अपने खुद के नोट्स हैं, एनसीईआरटीज हैं, जहां से भी पढ़ा है वहां से रिवाइज करना है। अच्छा, एक और चीज साइकोलॉजी ये भी कहती है कि जो जो हम बुक को फ्लिप करते हैं ना, जैसे एनसीईआरटी पढ़ा मैं एनसीईआरटी में से पेजेस को फ्लिप कर रहा हूं, वो भी रिवीजन है। अब वो अच्छा फ्लिप करने से कैसे? फ्लिप करने से पिक्टोरियल मेमोरी, पेपर में बहुत बार ऐसा होता है, आपको याद आएगा कि यार हाँ, अरे वो वहां पर वो इमेज थी, उसमें ये लिखा था, एक लाइन मैंने अंडरलाइन की थी। इस तरीके से भी रिकॉल होता है। आप ह्यूमन ब्रेन को थोड़ा समझिए इस लेवल पे। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ आप पन्ने पलट लीजिए। वो कौन सा एक सीरियल था पहले, काफी पहले आता था, वो दिखाते थे एक रोबोट टाइप लड़की है, वो ऐसे करती थी, याद हो जाता था, वो नहीं कह रहा हूं। पन्ने पलटने का मतलब ये हो गया कि आपने जैसे कुछ अंडरलाइन कर रखा है, या आपको पता है यार कि ये बुक है, जैसे मान लो थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री आ रहे हैं मेरे दिमाग में, 12th क्लास की हिस्ट्री, 3 बुक्स मैं हमेशा बोलता हूं पढ़नी है, जरूर है, मैंडेटरी है। तो उनको अगर मैं रिवाइज करना है, मान लो मेरे को लेक्चर लेना है, ठीक है, तो एज अ टीचर भी आपको लेक्चर रिवाइज करना होता है। ऐसा नहीं होता कि मैं आया और टक 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 टक, ठीक है बता दोगे, हो सकता है कि बच्चों को ना भी पता लगे, पर एज अ टीचर मेरे को वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आई हैव टू लाइक गो थ्रू द पेजेस। पर मेरे को क्या करना है, मेरे को सिर्फ उस पेजेस को ना एक बार जाना है जो मेरे मतलब मैंने पढ़ा हुआ है। अच्छा ठीक है, अच्छा हाँ इसमें ये था, ताकि कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं मिस ना कर जाऊं। तो आई हैव टू जस्ट फ्लिप थ्रू द पेजेस। एक चैप्टर को 10 मिनट में मैं आराम से रिवाइज कर लूंगा। ठीक है, अच्छा इस पैरे में ये था, अच्छा ये 2 पॉइंट थे, अच्छा ठीक है, अच्छा ये ठीक है। तो 10 पेज हैं, 10 पेज 10 मिनट में रिवाइज हो जाएंगे मेरे कि अच्छा ये पढ़ा, अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा आखिरी का जो हर एनसीईआरटी का ना आखिरी में एक बॉक्स दिया हुआ है, ठीक है, हर एनसीईआरटी के मतलब हिस्ट्री की हो, किसी भी एनसीईआरटी हो, तो उसमें आखिरी में बॉक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से सीधा सीधा क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक है, तो मतलब कहते ना ये बिल्कुल गुड़ मंत्र है, वो गुड़ 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 है, गुड़ मंत्र गुड़ ही है वो एक्चुअल में, वो निचोड़ है पूरे पूरे चैप्टर का, उसको जरूर पढ़ना है। ठीक है, उसमें से आपको सीधा सीधा क्वेश्चन मिलेंगे। लास्ट 5 ईयर सीएपीएफ पेपर्स इन एग्जाम कंडीशंस, मैं इसमें ना ये कहूंगा कि आपने सीएपीएफ के पेपर्स अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियोस देख लिया फिर मत करना, क्योंकि फिर वो आपने वो टॉपिक्स पढ़े हुए हैं। प्रेफरेबली मॉक टेस्ट करना, जहां से भी मॉक टेस्ट अवेलेबल होते हैं वहां से कर लो। ठीक है, सीडीएस के मॉक टेस्ट करो, सीडीएस के, एफकैट क्वेश्चंस करो। मतलब एफकैट तो नहीं खाऊंगा, खैर एफकैट का लेवल थोड़ा अलग होता है। हाँ, पर एफकैट का जो मैथ्स रीजनिंग वाला पार्ट है वो सीएपीएफ वाला है। तो हमने ना बहुत सारे टेस्ट डाल रखे हैं, एफकैट सीजीकैट, तो एफकैट के जो मैथ्स रीजनिंग वाले क्वेश्चन हैं, सीजीकैट के मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन है, वो कर लो। ठीक है, वो आपको वहां पे भी हेल्प करेंगे। फुल 4 to 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट इफ पॉसिबल एटलीस्ट आखिरी 3 दिन में ना, आखिरी 10 दिन में 3 दिन जो हैं दोनों पेपर दो। मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे हैं जो कहे कि सर पेपर 1 तो बहुत अच्छा हो गया, गर्मी थी, अगस्त में पेपर होता है, गर्मी होती है, ह्यूमिडिटी होती है, कि सर पहला पेपर दे के इतनी गर्मी थी और कहीं एग्जाम सेंटर में बैठने की जगह नहीं थी, ठीक है, कुछ खास खाने पीने का अरेंजमेंट नहीं था, तो हम ना पेपर 2 में 2 से 5 था, इतनी गर्मी लग रही थी कि वो पेपर में कंसेंट्रेट ही नहीं कर पाए। फेयर इनफ, बहुत लॉजिकल पॉइंट है कि उसमें मेरी परफॉर्मेंस जो थी वो आ ही नहीं पाई। तो इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने फेज 2 वाले में एक एग्जांपल दी है कि एक टेस्ट करना है, इसमें दोनों टेस्ट करके देखो एक दिन में। ठीक है, एक दिन में दोनों टेस्ट करके देखो, इफ पॉसिबल एटलीस्ट 3 टेस्ट। ठीक है, 10 से 12, 2 से 5,
अपना मतलब पूरा दिन एक तरीके से टेस्ट दो, अपने आप को उस कंडीशन में ढाल लो। अब आप जब 3 घंटे बैठ के लिखते हो ना, 3 घंटे बैठ के आप ये मत समझना कि इसमें से एक ऐसे आ जाएगा, दो ऐसे आ जाएगा। मान लो एक भी ऐसे नहीं आया, कुछ भी पेपर में रिपीट नहीं हुआ जो आपने 3 दिन में लिखा था, पर आपकी वो अगेन आप इस प्रैक्टिस को पढ़ाई से कम मत आंकना। आप अगर लग रहा है कि नहीं नहीं यार ये तो मेरा वेस्ट हो गया, इससे अच्छा तो मैं कुछ रिवाइज कर लेता, नहीं, वो आपका वो दैट इज कहते हैं ना माइंड बॉडी सोल उस चीज के लिए कंसेंट्रेट हो रही है, तैयार हो रही है, वो एक मॉक टेस्ट प्रैक्टिस हो रही है, और दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एक्चुअल एग्जाम। दैट इज आई वुड से कि 6 महीने की प्रेपरेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप उस प्रोसेस से गुजर चुके हो, उस दिन आपको वो गर्मी वो परेशानी नहीं होगी अगर आपने वो कर लिया तो। ठीक है, रोज में आपने रिवीजन भी करना है, ठीक है, स्टैटिक भी रिवाइज करना है और डायनेमिक भी रिवाइज करना है। डायनेमिक मतलब करंट अफेयर्स भी रिवाइज करना है। ठीक है, थोड़ा सा कोशिश करो सुबह आधा घंटा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख भी लो। ठीक है, जो जैसे हमने टीम नेशनल चैनल पे डालो, आप कहोगे पेपर तो तैयार हो चुका है, अब क्या करना है, वो इसलिए है पेपर 2 के लिए। अब आप सोचो, पेपर आपका संडे को है, सैटरडे को एक न्यूज आई, आपने पढ़ी उसके बारे में ब्रीफली, संडे को आप उसके बारे में लिख के आ गए पेपर में। जरूरी नहीं जबरदस्ती लिख के आना है, मतलब एक्चुअली जेन्युइनली बनता था और आपने एग्जांपल लिख दिया कि रीसेंट टाइम्स में ये हुआ ऑन सेकेंड ऑफ, तो यार एग्जामिनर को लगेगा कि यार वाओ वाओ वाली फीलिंग आती है उसमें, फिर यार बच्चा इतना अपडेटेड है। वो वो है गोइंग द एक्स्ट्रा माइल। वो कहते हैं ना, वो किसी हीरो ने कहा यार आजकल 100% सब दे रहे हैं, आपको 110% देना पड़ेगा, तो आपका सिलेक्शन होगा, तो आप आगे बढ़ोगे। तो 100% बहुत लोग हैं तेरे वाले, आपको वो थोड़ा सा वो जो एक्स्ट्रा माइल है, वो आपका उसमें फ्लेवर ऐड कर देगा, आइसिंग ऑन द केक जो भी है यार। मैं ठीक है, 3-4 एसेज ऑन कॉमन थीम्स। ठीक है, ये इट इज वेरी स्टैंडर्ड है जी, 5-6 थीम्स, वुमेन, गवर्नेंस, इंटरनल सिक्योरिटी, बायलेटरल इश्यूज, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, फिलॉसफी। फिलॉसफी वाला ऐसे जनरली मैं अगर पर्सनली बात करूं मैं अवॉइड करता था, पर अगर आप बहुत अच्छे हैं, आपकी रीडिंग बहुत रही है बचपन से, आप बहुत वेरिएड लिटरेचर पढ़ते रहे हैं, तो फिलॉसफी जरूर अटेम्प्ट करिएगा, क्योंकि वो बाकी लोग नहीं कर रहे, तो वो आपको एज देगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है, पर ऐसा नहीं कि जबरदस्ती फिलॉसफी लिख रहे हैं, फिर वो पता लग जाएगा कि यार ये बड़ी शैलो सी फिलॉसफी है इसकी। ठीक है, वो डेप्थ ही नहीं आएगी जब तक, फिर वो मजा नहीं आएगा। मेंटल प्रिपरेशन, फोकस ऑन मेंटल काम, कॉन्फिडेंस एंड फिजिकल रेडीनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस पे छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं मेंटल प्रिपरेशन का। स्टॉप सेइंग दिस अगेन एंड अगेन, मेरा नहीं होगा, मैं तो बहुत ही एवरेज स्टूडेंट हूं, बहुत टफ एग्जाम है। इसका एक एक्सपेरिमेंट हुआ है जापान में, आई थिंक एक्सपेरिमेंट हुआ है, आप गूगल चेक कर सकते हैं। पानी लिया गया, पानी एक ही जगह से पानी लिया गया, ठीक है, और साइंटिस्ट ने उसने ना पानी को 2 पार्ट्स, उसी पानी को 2 कंटेनर्स में रख दिया और एक म्यूजियम में रख दिया। उस म्यूजियम में एक जगह हिटलर की फोटो लगा दी और एक जगह मदर टेरेसा का फोटो लगा दी। अब सेम पानी है, सेम सोर्स से है, तो उसने पहले उसको स्टडी किया उस पानी को, ठीक है जी, बिल्कुल सेम उसका जो स्ट्रक्चर है सारा कुछ सेम था। अब कुछ दिनों बाद क्या हो रहा है कि जब लोग उसको आके देख रहे हैं, तो जब जब हिटलर को देख रहे हैं तो कहते हैं नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं। ठीक है, और मदर टेरेसा को देख रहे हैं, या कोई भी और पर्सनैलिटी है जिनको आप लाइक करते हैं, उनको देख रहे हैं, तो उनको देख के कुछ अलग फीलिंग्स आ रही हैं। तो बाद में कई दिनों बाद जब उन्होंने उसको स्टडी किया, तो वो जो पानी था जो जिसपे हिटलर की फोटो थी, वो काफी कहते ना सड़ा हुआ पानी था। वो मतलब उसका स्ट्रक्चर दोनों का अलग हो चुका था। कहने का भाव ये है कि कई बार हम ना हमें लग रहा होता है कि नहीं इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, पड़ता है। ठीक है, हम क्या एनर्जी दे रहे हैं, हम अपने आप को क्या एनर्जी दे रहे हैं, थोड़ा अगेन ये फिलोसफिकल जो मैंने अभी बात बोली वो है। ठीक है, अगर आप इस चीज को समझ रहे हैं, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट मेंटल प्रेपरेशन। क्या होगा, कोई भी इतना फन्ने खा नहीं है जो एग्जाम दे रहा है, जो आज आके मेरे को ये कह दे कि मेरा तो टॉप 10 में रैंक आएगा। ठीक है, कोई नहीं होता ऐसा, क्योंकि सबको डर लग रहा है, तो प्रिपरेशन कर रहे हैं। जो थोड़ा सा मेंटल काम बना के
जिसने ज्यादा फोकस एक्शन पे किया। कंट्रोलेबल्स, आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो फ्यूचर को, ये होगा ये होगा, ये जो कंट्रोल कर सकते हो वो अभी का एक्शन है, बस उस पर फोकस कर लो। ठीक है, इतनी ज्यादा आगे चलते हैं। फाइनल रिवीजन। ओके, पेपर वाइज स्ट्रेटजी ये है कि पेपर 1 पे आपका फोकस 140 मार्क्स का होना चाहिए इफ यू आर कमिंग फ्रॉम जनरल कैटेगरी एंड रिस्पेक्टिव ऑल कैटेगरीज। इट डिपेंड्स, प्लीज डोंट कंसीडर दिस 140 एज द बेंचमार्क। पेपर टफ आ गया, कट ऑफ एकदम नीचे आ जाएगी। 97 98 गई थी इस बार 2024 का। ठीक है, मैं 97 98 बोलता हूं तो उसको 100 मान लो यार। ठीक है, कई किसी ने लिखा कि नहीं 97 पॉइंट इतनी गई थी, मैंने कहा जी प्रभु ठीक है 100 मान लो। ठीक है, मतलब 50 क्वेश्चन थे, हो सकता है इस बार वो 60 क्वेश्चन पे जाए नेट करेक्ट पे। तो इसलिए ये डिपेंड करता है आपका कि एग्जाम का लेवल कैसा है। तो ये आपको पेपर में ही डिसाइड करना है, बट आई वुड से कि आपको 140 टारगेट करना है। सीट्स कम है, 357 सीट्स हैं लगभग, पिछले साल 500 सीट थी, तो वो वाला फैक्टर भी मान के चलना कि कट ऑफ थोड़ी अप जाएगी। मान लो आप पिछले एग्जाम लेवल पे ही अगर 350 सीटें होती है, 357 सीटें होती तो समझ लो कट ऑफ जो है आपका कहां चला जाता, कहां मतलब अभी जो 97 98 या 100 था वो 115 होता कट ऑफ, सेम डिफिकल्टी लेवल पे। ठीक है ना, तो सेम आपका भी इट इज एक्सपेक्टेड कि आपकी कट ऑफ थोड़ी ऊपर जाएगी। स्टैटिक जीके 60% क्वेश्चंस, ठीक है, और ये आपका रहता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रीजनिंग, इसमें आप 100% एक्यूरेसी ला सकते हो। ठीक है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साइंस एनवायरनमेंट बेसिक एनसीईआरटी लेवल है। एलिमिनेशन टेक्निक के बारे में मैंने एक सेशन ऑलरेडी लिया है, प्लीज गो एंड वॉच दैट लेक्चर। ठीक है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट टू बी अवॉइडेड, बेसिक चीजें हैं उसमें। ठीक है, एक जनरल स्टेटमेंट होती है, एक गवर्नमेंट का विजन क्या है ये देखो, एक चीज देखो कि भाई वो ओवरऑल क्या पॉजिटिव सेंस दे रहा है। मतलब मान लो कोई पॉलिसी है, उसमें कहा गया कि इससे ये होगा भला, मतलब है ना, एक जनरल पब्लिक का भला होगा, तो ऑब्वियसली अब कोई नहीं नहीं ये गलत है। ठीक है, उसको थोड़ा ब्रॉड सेंस में भी देखना है। टॉपिक्स, वुमेन एम्पावरमेंट, सोशल इश्यूज, इंटरनल सिक्योरिटी, नेशनल इंटीग्रेशन। ठीक है, ये वाले टॉपिक्स हैं। इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन कैसे लिखनी है इसको लेकर मैंने एक वीडियो बना रखी है, प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो। प्रेसी राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसी राइटिंग के लिए भी वीडियो बनाई है, उसका फॉर्मेट देख लो कि कैसे लिखना है प्रेसी राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन, और उसके अलावा रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट है। आखिरी में फाइनल स्टेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हेल्थ फर्स्ट। भाई साहब बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैं 5 घंटे सोऊंगा। अगर आपको किसी चीज को कम करना है तो अपने सोशल मीडिया यूजेज को कम कर सकते हैं, स्क्रॉलिंग कम कर सकते हैं, नींद को बिल्कुल मत कम कीजिएगा। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं। आप अगर आपको लगता है कि मैं 5 घंटे सोने से या 6 घंटे सोने से मेरा एग्जाम बहुत अच्छा हो जाएगा, नहीं। ठीक है, 7 to 8 आवर्स स्लीप लीजिए। और इफ पॉसिबल, अगर अगर आपकी कंडीशंस कुछ इस तरीके से हैं कि आप दोपहर में सो सकते हैं। एक बच्चा आके मेरे से पूछा कि सर दोपहर में सोना फिर पेपर में, आप पहले ये 1 महीना है तो आप कुछ नहीं होता, पहले 10 दिन जो है, पहले 20 दिन जो है, दोपहर में भी आधा घंटा नैप ले सकते हैं। ठीक है, आधा घंटा सो सकते हैं। ठीक है, तो उससे क्या है, माइंड फ्रेश होता है सेकेंड हाफ ऑफ द डे के लिए। बट डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर स्लीप एंड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में एक चीज ध्यान रखिए कि हेल्दी खाइए, थोड़ा बहुत ज्यादा कहते ना फैट रिच डाइट मत लीजिए, प्रोटीन रिच डाइट लीजिए। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पॉजिटिव विजुअलाइजेशन, ये मैं आपको पहले इसकी स्टोरी बता चुका हूं, वो पानी वाली स्टोरी है ना, मदर टेरेसा और जो है हिटलर वाली। ठीक है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पॉजिटिव क्या विजुअलाइज कर रहे हैं। ठीक है, बार बार अगर ये कह रहे हैं कि नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, तो सच में बता रहा हूं नहीं होगा, फिर कंफर्म है। ये एक इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिमिट सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, शॉर्ट रिवीजन वीडियो, अवॉइड न्यू सोर्सेज। आखिरी के 10 दिन में कोई आके कहेगा यार ये जरूर पढ़ ले भाई बहुत बढ़िया है, मत पढ़ना। ठीक है, कुछ नया मत पढ़ना। क्वेश्चंस देख सकते हो, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वो है, मटेरियल नया मत पढ़ना, अननेसेसरी टेंशन होगी। और स्मार्ट रिवीजन, ठीक है, एमसीक्यूज के थ्रू, फ्लो चार्ट्स के थ्रू, ग्रुप डिस्कशन, ये जरूर कर सकते हो कि 1 घंटा ग्रुप डिस्कशन कर लो, एक अपना ग्रुप बना लो। आजकल गूगल मीट है उसके थ्रू कर सकते हो, फिजिकली मिल सकते हो तो फिजिकली मिल लो, ग्रुप स्टडी जिसे हम कहते हैं। उससे थोड़ा सा ये होता है कि थोड़ा सा ना रिलैक्स हो जाता है।
जो हमेशा एक टेम्पो हाई रहता है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर अगर इस बार मेरा नहीं हुआ ना, मैंने कहा कुछ नहीं हो रहा भाई, अगर आपका इस बार नहीं होगा कोई दुनिया में कोई बदलाव नहीं आने वाला ना आपकी जिंदगी में। अगर आपको लगता है कि इसके बाद कुछ नहीं है तो सॉरी, आपने अभी तक पढ़ाई नहीं करी है, फिर मतलब बहुत कुछ है, ठीक है, आपको पता भी नहीं है कि आगे व्हाट लाइज अहेड, ठीक है, हो सकता है इससे बेहतर चीजें लिखी हों। हाँ ये है कि आपने ये जो जिस एग्जाम में आप आए हैं किसी भी कारणवश से आए, आपने आपकी खुद की मोटिवेशन थी, पेरेंट्स की मोटिवेशन थी, समाज ने कहा, अब आपने ये डिसीजन ले लिया ना, नाउ लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस, अपने आप को उसमें झोंक दो। उसके बाद वो कट ऑफ है बस, 3 तारीख मतलब एग्जाम दिया, ठीक है जी होगी छुट्टी, 2 दिन एंजॉय करो, एक दिन एंजॉय करो। तो उसके बाद मत सोचो कि क्या है, आप बहुत ज्यादा नहीं होगा तो ये हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला, ट्रस्ट मी, ठीक है ना, मतलब अच्छी खासी पॉपुलेशन है दुनिया की, कुछ नहीं होने वाला, किसी कोई मतलब आपका एग्जाम ये क्लियर हो रहा नहीं हो रहा, किसी को कुछ नहीं फर्क पड़ रहा, ठीक है, बट आप अपने अननेसेसरी इतने स्ट्रेस में हो कि आपके पेरेंट्स को जरूर फर्क पड़ेगा। तो प्लीज वो मत करना कि हाँ अपने आप को इतना स्ट्रेस आउट कर लो कि अननेसेसरी कहीं और जो है, ठीक है, कुछ मेंटल फिटनेस को लेकर हम अपने इश्यूज को जूझ रहे हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई हैव पिक्ड दिस अप, ठीक है, ये मेरा डिसीजन था, किसी भी कारणवश था, नाउ आई विल गिव माई बेस्ट, बस दैट्स इट। ओके अच्छा एक चीज और आखिरी का एक पॉइंट है, मैं थोड़ा सा ज्ञान आई थिंक आई डोंट नो ज्यादा दे रहा हूं इस सेशन में, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक चिट चैट, क्योंकि ये मैं चिट चैट ना बहुत लोगों से कर रहा हूं, सो आई थॉट कि मैं अलग अलग लोगों से कर रहा हूं, एक वीडियो बना देता हूं, जिसको सुननी होगी सुन लेगा। ये आखिरी वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिटनेस चेक, मेंटली प्रिपेयर करो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए। बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार ये थोड़ा पागल जैसा लग रहा है ये वाला पॉइंट कि यार फिजिकल एफिशिएंसी की मैं मेंटल प्रिपरेशन कैसे कर सकता हूं। ये पता किन लोगों के लिए है, ये है सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए, या फिर जो थोड़ा थोड़ा जिनका वेट ज्यादा है, वो पता है क्या सोच रहे होंगे, अरे यार सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स नहीं हुआ और जो है मेरा यार मेरे को तो वो बनना था, ठीक है, ये तो मेरा प्लान भी है। फिर वो अपने मन को सोच रहा है यार मेरा वेट भी तो बढ़ा हुआ है, मैं तो इनके वेट क्राइटेरिया में भी नहीं आता, 10 kg मेरा वेट ज्यादा है, मैं कैसे कम करूंगा, ठीक है, तो हो नहीं पाएगा। तो वो अपने आप को बहाने दे रहा है, अपने ही मन में सोच रहा है और बहाने दे रहा है कि यार नहीं ये एग्जाम में मेरे को नहीं जाना है, ठीक है। मेरा सिंपल सा फंडा ये है कि आपने सिविल सर्विसेज की तैयारी की, आपको बहुत अच्छे से पता था कि 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 5 से 6 लाख फॉर्म जो है एग्जाम देते हैं, एक्चुअल एग्जाम देते हैं प्रीलिम्स का, और 900,000 बच्चों का सिलेक्शन होता है, तो सक्सेस रेशियो जो है बहुत कम है। तो ये एक प्लान बी है, डेफिनेटली प्लान बी हो सकता है आपका, बट ये एक अच्छा प्लान बी है, एक ना होने से ज्यादा मच बेटर है, ठीक है, एक ऑल्टरनेटिव है, ग्रुप ए है, ठीक है, जिसमें आप इवेंचुअली रीच अप टू द आईजी रैंक, ठीक है, वैसे एडिशनल डीजी तक भी जा सकते हैं इफ यू गेट इनटू एट अ वेरी अर्ली स्टेज, बट चलो डीआईजी आईजी तक मान लेते हैं, तो एक अच्छी लेवल तक आप यहां पर पहुंचते हैं। तो डोंट कंसीडर दिस एज अ अरे नहीं 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 नहीं, मतलब बार बार अपने आप को वो नेगेटिव सिग्नल मत दो कि नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, होगा। अगर अच्छा और 10 kg वेट अगर आपका है ज्यादा भी, तो आपके पास समय है, उसके बाद फिजिकल शुरू होता है लगभग नवंबर एंड में जाकर, ठीक है, मिड नवंबर के बाद, तो पूरा अगस्त सितंबर अक्टूबर फिर नवंबर, 3.5 महीने। अच्छा अगर आप 10 kg वेट कम भी कर लोगे, सुबह 1 घंटा जाके जिम जाके या जैसे भी, तो यार अच्छा है, अपनी फिटनेस ही अच्छी होगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो अपने आप को ना पहले से उसके बाद वाली स्टेज के लिए अपने आप को नेगेटिव, अरे यार मेरा हो भी गया तो मैं फिजिकल में आउट हो जाऊंगा, मैं तो दौड़ ही नहीं पाऊंगा, मेरा तो वेट ही ज्यादा है, मेरा तो ये प्लान बी था, तो ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मत दो, ठीक है। ये जितने सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स हैं, हो सकता है बहुत सारे लोग इससे रिलेट कर रहे हो, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं, तो प्लीज डोंट डू दैट, ठीक है। एक अच्छा है, अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आपका प्रीलिम्स अगले साल है, तब तक आपका सिलेक्शन ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा, तो आपकी अगले साल की प्रिपरेशन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है।
अगले साल प्रीलिम्स के लिए आप 6 महीने बहुत होते हैं, तो उससे पहले ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो गिव योर बेस्ट। तो आपके पास एक प्लान बी रेडी होगा, एक हाथ में जॉब होगी, तो आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे सिविल सर्विसेज के लिए भी। ठीक है, और ये सीडीएस एस्पिरेंट और बाकियों के लिए भी है। ठीक है जी, चलिए। सो फाइनल चेकलिस्ट ये है कि नोट्स को रिवाइज करना है, सॉरी नोट्स को रिवाइज करना है, और मॉक टेस्ट प्रॉपर मैंने आपको कहा, पंखा चलना चाहिए, कोई एसी नहीं चलना चाहिए, कोशिश करनी है अगर ऐसा हो सकता है टेबल चेयर बैठ के 10 से 12 बजे घर, मतलब वो उस एग्जाम कंडीशंस को सिमुलेट करना है। राइटिंग प्रैक्टिस, सोना अच्छे से है, मेंटल स्टेट अच्छी होनी चाहिए। इन सारी चीजों को ना, ये दो चीजों को आप ये मत समझना कि ये इसका एग्जाम की परफॉर्मेंस से या मार्क्स बढ़ाने से कोई लेना देना नहीं है। रादर मैं कहूंगा ये दो चीजें आखिरी की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मार्क्स इंप्रूव करने के लिए आखिरी 30 दिनों में। जिसने इसमें अपना मेंटल काम मेंटेन कर लिया, अच्छे से नींद ले रहा है, वो अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा लेगा, वो रेस में आगे निकल जाएगा। सॉरी, मैं वर्ड ये रेस यूज नहीं करना चाहता था, क्योंकि ये रेस नहीं है। ठीक है, वो 3 इडियट्स वाला लाइफ इज अ रेस, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, लाइफ इज अ ब्यूटीफुल थिंग टू लिव, बट द आइडिया इज के एक कंपटीशन के रूप में हम लेके चल रहे हैं उसको। तो कंपटीशन में आपका आखिरी का लैप बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो ये था मेरी तरफ से फाइनल वर्ड्स यही हैं कि जी जो सीएपीएफ का एग्जाम है, रादर यूपीएससी का कोई भी एग्जाम है, वो आपके डिसिप्लिन, एक्यूरेसी, स्मार्ट प्लानिंग को वो करता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके एग्जाम में सिर्फ आपकी नॉलेज चेक हो रही है, सॉरी, आपकी इस पूरे प्रोसेस में प्लानिंग भी चेक हो रही है। यूपीएससी एग्जाम्स में, वो सिविल सर्विसेज हो, सीएपीएफ हो, सीडीएस हो, हर एग्जाम में आप किस तरीके से उस एग्जाम को प्लान कर रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। नॉलेज सिर्फ चेक नहीं हो रही है। ठीक है, एक मैं हमेशा बोलता हूं कि जो टॉप का 5% लॉट है जो तैयारी कर रहा है, मान लो 1 लाख बच्चा पेपर देगा जो एक्चुअल एग्जाम देता है सीएपीएफ का, तो 5,000 बच्चा ना, जो टॉप का 5,000 बच्चा है, या इवन 10,000 बच्चा, वो 5,000 तो मान लो वो सेम लेवल की प्रिपरेशन है। ठीक है, उसमें से फाइनली कितना सेलेक्ट होता है, वो है 350 400। वो प्लानिंग है। अब इनमें से के 5,000 में, टॉप 5,000 में से बेस्ट प्लानिंग कौन करता है? दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।